हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है 2025 में भारत की नई राजनीतिक सोच, यूथ पॉलिटिक्स का उदय। जी हाँ, एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जहां से भारत का भविष्य लिखा जा रहा है। युवा राजनीति। साल 2025 में भारत में एक नई राजनीतिक सोच उभर रही है जिसे आगे बढ़ा रहा है हमारा युवा वर्ग। एक समय था जब राजनीति का मतलब होता था नेतागिरी, वोट बैंक और सत्ता का खेल, लेकिन अब राजनीति के केंद्र में आ गया है युवा वर्ग। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह युवा केवल वोट देने तक सीमित है या अब देश की नीतियां भी लिखने लगा है। भारत दुनिया की सबसे युवा लोकतंत्रों में से एक है। 65% से अधिक आबादी 35 साल से कम उम्र की है। आज का युवा पोस्ट आइडियोलॉजिकल पीढ़ी का हिस्सा है। वह किसी पार्टी को अंधभक्त से नहीं मानता, बल्कि मुद्दों को देखता है। नौकरी, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और डिजिटल अधिकार। एक हालिया सर्वे के अनुसार 81% युवा खुद को देशभक्त मानते हैं, लेकिन केवल 30 से 35% को राजनीतिक दलों पर पूरा भरोसा है। यानी युवाओं में देश के लिए जोश तो है, लेकिन सिस्टम पर विश्वास कम है। यही विरोधाभास नई राजनीतिक सोच की शुरुआत करता है। साल 2024-25 के चुनाव में पहली बार वोट देने वाले युवाओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में जनरेशन जेड इफेक्ट साफ दिखा। अब हम पूछते हैं कि जनरेशन जेड इफेक्ट है क्या। यह एक आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक शब्द है जिसका मतलब है जनरेशन जेड, यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी का समाज, राजनीति और संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव। देखिए, जनरेशन जेड है कौन? ये वो युवा है जो अब 18 से 28 साल की उम्र के बीच हैं। इन्होंने इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के ज़माने में आंखें खोली हैं। इनकी सोच तेज, तकनीकी, जागरूक और स्वतंत्र है। ये किसी चीज़ को जैसा है वैसा नहीं मानते, सवाल पूछते हैं, तथ्यों को परखते हैं। जेड इफेक्ट का मतलब जब ये है कि जब यह पूरी पीढ़ी किसी क्षेत्र में, जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था या शिक्षा पर अपना अलग असर दिखाती है, तो उसे जेड इफेक्ट कहते हैं। राजनीति में जेड इफेक्ट का क्या मतलब है? और ये साफ दिख रहा है। युवा अब जाति, धर्म या वंशवाद से ज़्यादा काम, शिक्षा, रोजगार और पारदर्शिता को महत्व दे रहे हैं। वे सोशल मीडिया के जरिए नेताओं से सीधे सवाल पूछते हैं। वे किसी पार्टी से भक्ति नहीं करते, बल्कि मुद्दों के आधार पर वोट देते हैं। 2024-25 के चुनाव में बहुत से युवाओं ने कहा, हम उस पार्टी को वोट देंगे जो जॉब्स दे, ना कि नारे लगाए। यही है जनरेशन जेड इफेक्ट। जब सोच बदलती है और राजनीति का एजेंडा भी। लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य प्लस अधिकार, जलवायु परिवर्तन, ये सभी जनरेशन जेड की प्राथमिकताएं हैं। वे फिल्टर की दुनिया में रहते हैं, लेकिन असली मुद्दों को लेकर ईमानदारी से बातचीत करना चाहते हैं। तो सारांश में हम ये कहेंगे कि जनरेशन जेड इफेक्ट का मतलब है नई पीढ़ी का वो असर जो पुराने सिस्टम की सोच को बदल रहा है। ये असर सवालों, जागरूकता और डिजिटल भागीदारी से आता है। युवा अब जाति और धर्म से, राजनीति से ऊपर उठकर काम और प्रदर्शन को महत्व दे रहे हैं। राजनीतिक दल भी अब अपने घोषणा पत्र में युवाओं के मुद्दे शामिल करने लगे हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप योजनाएं, शिक्षा में सुधार, वुमेन एम्पावरमेंट और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज का युवा केवल वोटर नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंसर भी बन गया है। हर कॉलेज छात्र, हर कंटेंट क्रिएटर किसी न किसी रूप में डिजिटल
राजनीतिक मतदाता या विचार नेता बन चुका है। रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स और राजनीतिक शिक्षा के नए साधन बन चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या युवा केवल बोल रहा है या कुछ कर भी रहा है? जी हाँ, कई राज्यों में 30 साल से कम उम्र के विधायक और जनप्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। गांव और कस्बों में युवा सरपंच, छात्र नेता और स्वतंत्र उम्मीदवार तेजी से उभर रहे हैं। ग्राम स्तर पर कुछ 25 से 27 साल के नेताओं ने महिला सशक्तिकरण, जल प्रबंधन जैसे विषय पर काम करके खबरों में अपनी जगह बनाई है। लेकिन चुनौती यह है कि राजनीतिक दलों में प्रवेश की बाधाएं अब भी बहुत ऊंची हैं। पैसे, पहचान और पार्टी की पदानुक्रम यानी कि हायरार्की के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। कई युवा नेता केवल प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक भूमिका में रहते हैं। असली निर्णय लेने की शक्ति उनसे दूर रहती है। इसलिए युवा राजनीति का उदय केवल नारों से नहीं बल्कि संरचनात्मक सुधारों से होगा। 2025 में राजनीति का मैदान अब सभाओं का नहीं बल्कि सोशल मीडिया का है। डिजिटल माध्यमों से राजनीति को लोकतांत्रिक बना दिया गया है। अब हर व्यक्ति एक ट्वीट, एक रील या एक थ्रेड से राष्ट्रीय बहस शुरू कर सकता है। 2019 से 2025 के बीच युवा आंदोलन मुद्दा आधारित हो गया है, यानी कि इशू बेस्ड हो गए हैं। जॉब्स फॉर यूथ, डिजिटल प्राइवेसी, वुमेन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स जैसी पहले इसकी मिसाल है। अब युवा विचारधारा के नाम पर नहीं बल्कि मुद्दों के नाम पर एकजुट हो रहा है। लेकिन इस डिजिटल एक्टिविज्म के खतरे भी हैं। क्लिकटिविज्म, केवल लाइक या शेयर करना, जमीन पर कुछ ना करना, फेक न्यूज़ और इनको चैम्बर में फंसना और राजनीतिक ट्रोलिंग ने माहौल को जहरीला भी बना दिया है। इसलिए डिजिटल क्रांति के साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी जरूरी है। संस्थागत बाधाएं भी हैं, आर्थिक दबाव भी है। बेरोजगारी और अस्थिरता युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को सीमित कर देती है। नेताओं और सिस्टम पर भरोसा भी कम कर रही हैं। लेकिन याद रखिए, हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। 2025 का भारतीय युवा व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल है, लेकिन आदर्शवादी भी है। वह तकनीक से जुड़ा हुआ है पर जमीन की सच्चाई को भी बहुत भले भांति जानता है। वह राष्ट्रवाद को अनभक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में देखता है। नई राजनीतिक सोच यही है, सत्ता के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए राजनीति। अब युवा राजनीति को केवल कुर्सी तक पहुंचने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का औजार बना रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आज भारत एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां राजनीति का मतलब है भागीदारी, जागरूकता और जवाबदेही। और इस आंदोलन के नेता है आप जैसे युवा। तो अगर आप चाहते हैं कि देश बदले तो सिर्फ शिकायत मत कीजिए, आगे बढ़िए, योगदान कीजिए, वोट दीजिए, आवाज़ उठाइए और बदलाव का हिस्सा बनिए। यही थी आज हमारी चर्चा। 2025 में भारत की नई राजनीतिक सोच, युवा राजनीति का उदय। तो अब आप बताइए, आपके अनुसार युवाओं का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्या है? कमेंट में लिखिए और इस विचार को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं एक नई सोच के साथ एक नए एपिसोड में। अगर ये मुद्दा आपको पसंद आया हो, ये विषय आपको पसंद आया हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।